आज जो हम लोग बैठे हैं सिटी समस्तीपुर में, तो हम सभी खुश हो जाएंगे। रोज इन हाथों का त्योहार कहाँ आएगा, कहाँ आएगा। ताली बजा दीजिए। परम सम्मानित साथी, आज मैं SCRT बिहार पटना द्वारा आयोजित निपुण FLN कार्ड बेस्ड ट्रेनिंग का तीसरा बैच दिन मंगलवार का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे छोटा भाई समझकर माफ करने का कष्ट प्रदान करेंगे। हमारे दूसरे दिन का सत्र की शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना तू ही राम तू ही रहीम से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात बिहार गीत मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ हमारा द्वितीय दिवस का सेशन शुरू हुआ। प्रथम सत्र तकरीबन 2 घंटे का चला और इस सत्र में लेक्चर श्रीमती रीना सिंह के द्वारा हम लोगों को NEP 2020, RT राइट टू एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, FLN एज, शिक्षा आयोग और मेथड ऑफ टीचिंग, इन बिंदुओं पर उनके द्वारा विस्तृत चर्चा रखी गई, जिसमें सबसे पहले मैम ने NSA नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात की और इसके बारे में उसने बताया कि ये सर्वे क्लास 3, 5, 8 और 10 क्लास के छात्रों के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक ही समय और एक ही दिन कराया जाता है। इसके बाद FLN स्टेज की चर्चा की गई, जिसका 3 साल से 9 साल तक उम्र बताया गया। क्लास इसमें बाल बालिका से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों को शामिल किया गया और इसके लिए जो एक डिजिग्नेशन ईयर फिक्स किया गया वो 26-27 किया गया। उसके बाद FLN के बारे में बात हुई और इसमें फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी की चर्चा की गई। इसमें सुबोपल्ली जो मेथड है LSRW, इस पर ज्यादा फोकस किया गया मैम के द्वारा और बताया गया कि बच्चे L और S सुनना और बोलना घर से सीख के आते हैं, लिखना और पढ़ना हम लोग उनको विद्यालय में सिखाते हैं। पुनः मैम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा एक बुनियादी साक्षरता सूचकांक, जिसको कि लर्निंग आउटकम के नाम से भी जाना जाता है, उसको प्रस्तुत किया 16 दिसंबर 2021 को, और जिसमें ये बताया गया कि हमारे जो प्रारंभिक बच्चे हैं उसको जो दिया जा रहा है स्कूल में वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज को लेकर के हमारी पूरी टीम, पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था चिंतित हो गई और उसने सबसे पहले इस बात को रखा NBPP, दैट मीन्स नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी के पास, जिसका ये काम होता है कि हर बच्चों के साथ, हर भारतीयों के पास क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों को पहुंचाना और जो बच्चे विदेश में भारतीय अगर पढ़ रहे हैं उन तक भी अपनी भाषाओं में पुस्तक पहुंचाना, उसके पास गई भारत सरकार। इसके बाद वो NCERT के पास जाती है और NCERT जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में की गई, उसने बहुत सारे पैटर्न को स्टिच करके दिया, जिसमें SPM स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल, इसमें शिक्षकों को छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी होती है कि बच्चों को जो दिया जाता है स्कूल में वो बच्चा कितना प्राप्त करते हैं, क्योंकि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। क्या हमारे पास है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना उसका इस्तेमाल करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा NCERT ने एक और डिजाइन किया BGG, जिसमें बताया गया कि B फॉर बाल बालिका और G फॉर ग्रेड 1, सेकेंड G मीन्स ग्रेड 2 मतलब क्लास 2,
और थर्ड जी मीन्स क्लास 3। इसके बाद मैम के द्वारा FLN के अंतर्गत जो निपुण शब्द को जोड़ा गया, इसके स्लोगन पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया और इसका स्लोगन बताया गया, भारत का सपना सब बच्चा समझे भाषा और गणना। इसका उद्देश्य, निपुण का उद्देश्य समझ के साथ अंक गणित साथ साथ पढ़ने में बच्चा सक्षम हो। यह जो कार्यक्रम है निपुण, ये भारत सरकार का नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक पार्ट है। फिर उसके बाद बताया गया कि NEP से पहले भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो 10+2 थी, जो कोठारी आयोग के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 6 से 11 वर्ष के लिए, माध्यमिक शिक्षा 6 to 10 11 से 16 वर्ष के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षा 11 से 12 16 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 10th के बाद बच्चों को 3 पार्टिकुलर सब्जेक्ट चुनने के लिए दिया गया। इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स पर जोर दिया गया, कला, वाणिज्य और व्यवसाय पर जोर दिया गया। फिर मैम के द्वारा एक ब्रीफिंग के द्वारा भारत में जो अब तक शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में चर्चा किया गया। इसमें मैम ने सबसे पहले बात रखी राधाकृष्णन आयोग की। आजादी के बाद 1947 के बाद भारत सरकार ने अगर कोई शिक्षा आयोग गठन किया तो उस आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। ये आयोग ने स्नातक को 3 साल का बॉर्डर लाइन दिया और विश्वविद्यालय ज्ञान से पूर्व बच्चों के पास 12 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की रूपरेखा रखी गई। इसी में UGC का भी गठन किया गया। फिर मैम ने मुदालियर आयोग की चर्चा की, जिसको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई और मुदालियर आयोग के द्वारा ही ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शुरुआत जो बिहार बोर्ड में है या अन्य सारे कक्षाओं में है, उसको मुदालियर आयोग ने ही लागू किया था। फिर मैम ने दौलत सिंह कोठारी आयोग की चर्चा की, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसने स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने पर काफी ज्यादा जोर दिया। भारत सरकार की प्रथम और ऑफिशियल शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाई गई, जिसका मेन पर्पस, मेन थीसिस स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन और सभी समुदाय के बच्चों के साथ एक साथ उनको शिक्षा दिलाना, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। भारत का जो सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर, सबसे विस्तृत एजुकेशन पॉलिसी 1964 के बाद 1986 में आई और इसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। सार्वभौमिकरण का मतलब कि हर बच्चों के साथ, हर बच्चों के पास शिक्षा अनिवार्य और निश्चित रूप से पहुंचे। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की चर्चा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, डस्टर हो, इन पर ज्यादा जोर दिया गया। फिर 1992 में यशपाल समिति आया। इसने एजुकेशन को, बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की। इसके बाद हमारा 2020 NEP आया, जो कि जिसके अध्यक्ष इसरो के रिटायर्ड अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में जिसको डिजाइन किया गया और इसको बनाने में भारत सरकार को, हमारे देश को 34 साल लगा। इस शिक्षा नीति ने पूर्व के सभी शिक्षा पैटर्न को बदल के रख दिया और इसका डिजाइन किया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर मॉड्यूल। 5 फंडामेंटल एज 3 to 8, प्राइमरी एज 8 to 11, मिडिल एज 11 to 14 और सेकेंडरी स्टेज 14 to 18 की चर्चा की गई। फिर मैम ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रखा गया और संवर्ती सूची में कोई भी चीज रहने का मेन
महत्व ये है कि उससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। तो शिक्षा को संवर्धित सूची में रख